माँ जी देखो ना कितनी तेज बारिश हो रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर हम क्या करें, कहाँ जाएं। एक तो उस जमींदार ने हमें हमारे घर से ही निकाल दिया और अब हमारे पास ना ही सोने और ना ही खाने की कोई जगह है और ना ही इस बारिश से बचने की जगह है। तू चिंता क्यों करती है बहू? तेरे ससुर जी और राहुल गए हैं ना घर का पता करने। तू फिक्र मत कर, जल्दी ही वो लोग नए घर का पता करके आ जाएंगे। वैसे भी बहू इस हालत में चिंता करना सही नहीं है, इसलिए तू बेकार की चिंता मत लिया कर। माँ जी चिंता कैसे ना करूं? जो अभी तक इस दुनिया में आया ही नहीं उसे अभी से इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भगवान जाने कल को क्या होगा। मोनिका की ऐसी बातें सुनकर आशा कुछ नहीं बोलती। मूसलाधार बारिश लगातार हो रही थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बिजली की चमक माहौल को और डरावना बना रही थी। पेड़ के नीचे बैठी मोनिका और उसकी सास आशा पूरी तरह भीग चुकी थी कि तभी दूर से राहुल और उसके पिता रामप्रसाद आते हैं, जिसे देख मोनिका अपने पति राहुल से कहती है, राहुल कुछ पता चला? रहने के लिए कोई जगह मिली? नहीं मोनिका, पूरे गांव में घूम लिया लेकिन कोई भी हमें रहने के लिए जगह देने को तैयार नहीं है। सब लोग जमींदार के डर से मना कर रहे हैं। बेटा हमने बहुत कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। देखा बहू, गरीब की मदद करने से सब डरते हैं। अरे क्या हुआ मोनिका? कुछ नहीं, बस बच्चे की चिंता हो रही है। भगवान सब ठीक करेगा बेटी। अगर आज हमारा टाइम खराब है तो कल अच्छे दिन भी होंगे। रामप्रसाद भी अपनी बहू को ऐसी हालत में देखकर दुखी हो जाते हैं, लेकिन उनके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। सभी लोग दुखी बैठे थे कि अचानक तेज हवा चलने लगी। तभी राहुल की नजर सामने खड़े एक विशाल बरगद के पेड़ पर गई। उस पेड़ का तना बहुत बड़ा था और उसके बीच में एक खोखला हिस्सा बना हुआ था, जिसे देख उसको एक आइडिया आता है और वो अपने पिता से कहता है, पापा जरा उधर देखिए। क्या हुआ? उस पेड़ के अंदर काफी जगह दिखाई दे रही है। हाँ बेटा तू बिल्कुल सही बोल रहा है, लेकिन उस पेड़ के अंदर की जगह से हमें क्या लेना देना? लेना देना है पापा, हमारे पास रहने को जगह नहीं है और इस मौसम में अगर हमें कोई खाली जगह मिल रही है तो हमें उसे इस्तेमाल करना चाहिए। बेटा तू कहना क्या चाहता है कि अगर हमें कोई जगह नहीं मिल रही तो हम उस पेड़ में रहने जाएं? तो इसमें बुराई क्या है माँ? इस तरह रोड पर रहने से अच्छा है कि हम वहाँ रहें जहाँ हम अपना सर छुपा सके। वैसे भी ऐसे मौसम में मोनिका बीमार हो जाएगी। सभी को राहुल की बात बिल्कुल ठीक लगती है और वो चारों उस बड़े से बरगद के पेड़ के पास पहुँचते हैं। वो देखते हैं कि पेड़ का तना अंदर से इतना बड़ा है कि उसमें पूरा परिवार आराम से बैठ सकता है। उसे देखकर आशा की आंखों में चमक आ जाती है। हे भगवान, ये पेड़ है या कोई कमरा? भगवान ने इसे हमारे लिए ही यहाँ बनाया है। हाँ माँ, आज की रात तो हमें यहीं गुजारनी पड़ेगी। कम से कम इस तेज बिजली और बारिश से तो बच जाएंगे। राहुल और उसके पिता रामप्रसाद जल्दी जल्दी आसपास से सूखी टहनियाँ और बड़े बड़े पत्ते इकट्ठे करने लगते हैं। वहीं आशा और मोनिका भी पेड़ के अंदर की मिट्टी और गिरे हुए पत्तों को साफ करने लगती हैं। कुछ देर की मेहनत के बाद पेड़ के अंदर बैठने लायक जगह बन जाती है। चारों लोग थके हुए उसी पेड़ के अंदर बैठ जाते हैं। कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन हमें इस तरह पेड़ के अंदर रहना पड़ेगा। बुरा समय है बहू, लेकिन हमेशा नहीं रहेगा। भगवान सब देख रहा है। धीरे धीरे रात और गहरी होने लगती है। बाहर तेज हवाएं चल रही थी। कभी बिजली चमकती तो पूरा जंगल रोशनी से भर जाता और अगले ही पल चारों तरफ अंधेरा छा जाता। पेड़ के अंदर बैठे चारों लोग एक दूसरे के सहारे रात बिताने की कोशिश कर रहे थे। राहुल, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर मत मोनिका, मैं और पिताजी यहीं हैं, तुझे कुछ नहीं होने देंगे। रात भर कोई भी ठीक से सो नहीं पाता। कभी किसी जानवर की आवाज सुनाई देती तो कभी पेड़ की शाखाएं तेज हवा में हिलने लगती। किसी तरह रात बीत जाती है। अगली सुबह सूरज निकलते ही राहुल खाने की तलाश में जंगल की तरफ निकल जाता है। वो काफी देर तक जंगल में घूमता रहता है। कई जगह देखने के बाद उसे कुछ बेर, जामुन और दूसरे फल दिखाई देते हैं। वो जितने फल मिल सकते थे तोड़कर अपने कपड़े में बांध लेता है और वापस पेड़ के पास आ जाता है। राहुल, तुम ठीक तो हो ना? इतनी देर लगा दी। जंगल में काफी अंदर तक जाना पड़ा, बड़ी मुश्किल से फल मिले हैं। सभी लोग थोड़ा थोड़ा फल खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। पेट तो नहीं भरता, लेकिन मजबूरी में उसी से काम चलाना पड़ता है। बेटा, भगवान किसी न किसी तरह हमारा पेट भर ही रहा है। पहला दिन किसी तरह गुजर जाता है। दूसरे दिन सुबह फिर राहुल और रामप्रसाद खाने की तलाश में निकलते हैं। इस बार उन्हें कुछ और फल और खाने लायक जड़ें मिल जाती हैं। दोनों उन्हें लेकर वापस आते हैं। बेटा, भगवान किसी न किसी तरह हमारा पेट भर ही रहा है। बस पिताजी जल्दी से कोई रास्ता निकल आए। दिन में कई बार गांव के लोग उस रास्ते से गुजरते हैं। जब वो रामप्रसाद के परिवार को पेड़ के अंदर रहते देखते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है। कुछ लोग मदद भी करना चाहते हैं, लेकिन जमींदार के डर से कोई आगे नहीं बढ़ता। माँ जी, क्या गांव वालों को हमारी हालत पर बिल्कुल तरस नहीं आता?
तरस तो आता है बहू, लेकिन जमींदार का डर लोगों की इंसानियत से बड़ा हो गया है। इस तरह दोनों सास बहू आपस में बात करने लगती हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है और शाम होते ही चारों लोग फिर उसी पेड़ के अंदर बैठ जाते हैं। सभी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। दूसरी रात भी बहुत मुश्किल से गुजरती है। अब तीसरे दिन सुबह जब सभी उठते हैं तो उनके चेहरों पर थकान साफ नजर आ रही थी। लगातार ठीक से खाना न मिलने और इतनी परेशानी की वजह से सब कमजोर पड़ने लगे थे। राहुल फिर जंगल की तरफ निकल जाता है, जबकि रामप्रसाद पास के तालाब से पानी लेकर आते हैं। बहू, तू थोड़ा आराम कर ले, तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। पता नहीं माँ जी, आज सुबह से बहुत कमजोरी लग रही है। दिन भर मोनिका सुस्त सुस्त बैठी रहती है। अब उस बरगद का पेड़ ही उनका ठिकाना बन चुका था। वहीं खाना, वहीं बैठना और वहीं रात गुजारना उनकी मजबूरी बन गई थी। देखते ही देखते 3 दिन बीत जाते हैं। गांव वाले डर के मारे चुप रहते हैं और रामप्रसाद का परिवार उसी पेड़ में रहने को मजबूर रहता है। लगातार 3 दिन तक सिर्फ फल खाने और इस बड़े सदमे की वजह से मोनिका की तबीयत अचानक बहुत खराब हो जाती है। बहू, तेरा चेहरा इतना पीला क्यों पड़ गया है? तू कांप क्यों रही है? मुझे बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं माँ जी, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। मोनिका अचानक बेहोश होकर गिर पड़ती है। राहुल उसे संभालता है। उसकी आंखों में गुस्सा और लाचारी के आंसू आ जाते हैं। नहीं, अब बहुत हुआ। जमींदार के डर से गांव वाले चुप है तो रहे। मैं अपने पत्नी को इस तरह बीमार नहीं छोड़ सकता। मैं अभी गांव के डॉक्टर को लेने जा रहा हूँ, चाहे जो हो जाए। राहुल दौड़ता हुआ गांव के डॉक्टर के पास पहुंचता है। जब डॉक्टर और वही बुजुर्ग मोनिका का इलाज करने उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचते हैं तो मोनिका की हालत देखकर डॉक्टर की आंखें भर आती हैं। डॉक्टर उसे दवा तो दे देता है, पर जब वो आता है तो वो चौपाल पर खड़े लोगों पर चिल्लाने लगता है। डूब मरो गांव वालों, शर्म आनी चाहिए तुम सबको। जमींदार के डर से इतने डरपोक बन गए हो कि एक बेकसूर औरत बिना सही इलाज और दवा के जंगल में पेड़ के नीचे तड़प रही है। अगर आज उसे कुछ हो गया तो उसकी मौत के जिम्मेदार जमींदार से ज्यादा तुम सब होगे। तुम सही कह रहे हो, इन सबके जिम्मेदार हम ही हैं, गांव वाले। लेकिन अब और नहीं, क्योंकि अगर अब भी हम जमींदार से डरते रहे तो जो हाल रामप्रसाद के घर का हुआ है वो आने वाले समय में हमारा भी हो सकता है। नहीं नहीं, अब और नहीं, हम रामप्रसाद के साथ हैं। चलो पंचायत बुलाओ। इस तरह अब सभी गांव वाले गुस्से में मुखिया के पास जाते हैं और सारी बात बता देते हैं, जिसे सुनने के बाद मुखिया ये ऐलान करते हैं कि अगले दिन पंचायत वही होगी जहां राहुल का परिवार रहता है। अगले दिन पूरे गांव के लोग वहां इकट्ठा होते हैं जहां राहुल और उसका परिवार रह रहा होता है, ताकि सब लोग ये देख सके कि परिवार किस हाल में रह रहा है। मुखिया के आदेश पर जमींदार भी अपनी अकड़ में वहां पहुंचता है। जमींदार को देख मुखिया जमींदार से कहते हैं, जमींदार, हमें पता चला है कि तुमने रामप्रसाद का घर अपने कब्जे में ले लिया है और उन्हें बेघर कर दिया है। किस हक से किया तुमने ये? मुखिया जी, इन्होंने मुझसे कर्ज लिया था। 3 साल हो गए पर अब तक पैसे वापस नहीं किए, इसीलिए मैंने इनका घर छीना, वरना मुझे भी कोई शौक नहीं किसी को बेघर करने का। मुखिया जी, मैंने कर्ज लिया था और आधा चुका भी दिया था, और मैंने घर गिरवी रखने के किसी कागज पर दस्तखत नहीं किए थे। इसने धोखे से अंगूठा लगवाया था। सबूत क्या तुम्हारे पास कि मैंने धोखा किया? कागज पर तुम्हारा अंगूठा है। जमींदार की बात सुनकर रामप्रसाद चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास सच में कोई प्रूफ नहीं था। तभी पंचायत के पीछे से वही बुजुर्ग और गांव के 2 लोग सामने आते हैं। उनके हाथ में जमींदार के बही खाते की एक पुरानी असली रसीद होती है, जो जमींदार के ही एक मुंशी ने चुपके से बुजुर्ग को दी होती है। सबूत ये रहा मुखिया जी, इस रसीद में साफ लिखा है कि रामप्रसाद ने आधे से ज्यादा पैसे चुका दिए थे और घर गिरवी नहीं था। जमींदार ने नकली कागज बनाए हैं। हाँ मुखिया जी, उस रात जमींदार के आदमी जबरदस्ती घर में घुसे थे, हमने खुद देखा था, पर हम जमींदार के डर से कुछ बोल नहीं पाए। जब पूरे गांव वाले एक साथ होकर जमींदार को घेरते हैं और असली सबूत सामने आता है तो जमींदार के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी सारी अकड़ खत्म हो जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अब उसकी मनमानी नहीं चलेगी। उसका इस तरह का चेहरा देख मुखिया को भी सब समझ आ जाता है। और जमींदार, तुम्हारा धोखा पकड़ा गया है। तुम्हें तुरंत रामप्रसाद का घर वापस करना होगा और मोनिका के इलाज का पूरा खर्च भी देना होगा। अगर मना किया तो पूरा गांव तुम्हें अभी बांध कर जेल ले जाएगा। नहीं नहीं मुखिया जी, पुलिस को मत बुलाओ, मैं इनका घर अभी वापस करता हूँ। ये सुनते ही राहुल और उसके परिवार की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। माँ जी, हमारी मुश्किलें खत्म हो गई। हमारा घर हमें वापस मिल गया। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं बेटा। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो वो कोई ना कोई रास्ता खोल ही देता है। इस तरह पूरा परिवार अपने घर वापस लौट आता है, जिसके बाद सभी गांव वाले थोड़े थोड़े पैसे मिलाकर राहुल के घर की मरम्मत भी करवा देते हैं। समय यूं ही गुजरता है और अब सब अपने घर आ जाते हैं। जैसे ही दोनों के लहंगे माया ने देखे तो गुस्सा होते हुए कहा,
ये सब क्या है स्नेहा? शादी तेरी है या तेरी ननद की? एक जैसा लहंगा लेने की क्या जरूरत थी? कल को दुनिया वाले क्या बोलेंगे? माँ, इसमें चिंता करने वाली क्या बात है? भाभी की भी तो इकलौती ननद की शादी है। वो अपनी शादी में तो अपने कोई शौक पूरे नहीं कर पाई थी, तो मेरी शादी में 2-4 शौक पूरे कर लेंगी तो क्या हो गया? जब तू खुश है और तुझे इस बात से कोई ऐतराज नहीं है तो मैं कौन होती हूँ कुछ कहने वाली? जिसको जो करना है करो, बस मुझे शादी ब्याह के मामले में कोई कलेश नहीं चाहिए। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और शादी का फंक्शन भी शुरू हो जाता है। आज मेहंदी का फंक्शन था। गली की ही ऋतु नाम की लड़की पल्लवी को मेहंदी लगाने के लिए आती है। जैसे ही वो पल्लवी को मेहंदी लगाकर फ्री हो जाती है, तभी स्नेहा उसे अपने पास बिठा लेती है। और बताओ भाभी, आपकी ननद की शादी है, किस तरह की मेहंदी चाहिए आपको? इसमें क्या सोचना है, मेरी ननद की शादी है, मेरे हाथों में भी दुल्हनों वाली मेहंदी लगा दो। मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। जब वो मेहंदी से दूल्हा दुल्हन ढोलकी ये सब बनाते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है। पर भाभी, शादी तो आपकी ननद की है, आप ये सब कुछ क्यों बनवा रही हो? तभी थोड़ी दूर पर बैठी हुई पल्लवी ये सारी बातें सुन लेती है और कहती है, अरे क्या हो गया ऋतु, अगर भाभी बोल रही है तो बना दो ना, क्या फर्क पड़ता है? अब ऐसा ही होता है। ऋतु पल्लवी के कहने पर स्नेहा के हाथों में भी बिल्कुल वैसी ही मेहंदी लगा देती है जैसी दुल्हन के लगी हुई थी। पड़ोस में तरह तरह की बातें बना रही थी, लेकिन पल्लवी किसी भी बात पर गौर नहीं करती। अब ऐसा ही होता है। पल्लवी ने शादी के फंक्शंस में जो जो ड्रेस पहनी थी, स्नेहा भी सारी ड्रेस की नकल करती है। ये सब कुछ देखकर पल्लवी के साथ उसके दोस्तों को भी बुरा लग रहा था और उसकी एक दोस्त स्नेहा ने धीरे से पल्लवी से कहा, देख पल्लवी, तुझे समझा रही हूँ, तेरी स्नेहा भाभी जो भी कर रही है वो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कॉकटेल पार्टी में भी तेरी जैसी ड्रेस पहनी थी और मेहंदी में भी और हल्दी में भी। ये गलत है यार। उन्होंने तो शादी का लहंगा भी बिल्कुल मेरे जैसा लिया है। क्या अपने पति से अपनी भाभी के फेरे करवाने का इरादा है क्या तेरा? अरे कुछ कहती क्यों नहीं उन्हें? पल्लवी कुछ भी नहीं कहती। अब ऐसे ही शादी का दिन आता है। पल्लवी ने अपने लिए स्पेशल मेकअप आर्टिस्ट बुक की हुई थी और वो उससे मेकअप करवाने के लिए चली जाती है। वहीं स्नेहा पास के एक ब्यूटी पार्लर में जाती है और ब्यूटी पार्लर वाली पूछती है, और बताइए मैडम, कैसा मेकअप चाहिए आपको? मुझे ना बिल्कुल दुल्हन की तरह मेकअप चाहिए। मैं बिल्कुल दुल्हन लगनी चाहती हूँ मेकअप में। आप बस ऐसा ही मेकअप कर दो। आपकी शादी है क्या? पर आप तो बच्चों वाली लगती हैं। नहीं नहीं, मेरी ननद की शादी है, पर मैं चाहती हूँ कि मैं भी दुल्हन की तरह तैयार होकर जाऊं। अब ऐसा ही होता है। पार्लर वाली को तो बस अपने पैसों से मतलब था। वो स्नेहा का बिल्कुल दुल्हन की तरह मेकअप कर देती है। अब जैसे ही स्नेहा तैयार होकर बैंकेट में पहुंचती है, उसी समय पल्लवी की भी एंट्री होती है। पल्लवी की नजर जैसे ही अपनी भाभी पर जाती है तो उसकी नजर भाभी पर टिक जाती है। सब लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। अरे देखो तो, ननद की शादी में भाभी दुल्हन बन गई। स्नेहा को भी ये सब करने की क्या ही जरूरत थी? उसे अपनी खुद की ननद की शादी मिली क्या बर्बाद करने के लिए? ये तो होना ही था। लगता है पल्लवी ने इसे कुछ ज्यादा ही परेशान किया है, तभी तो आज उसके इतने शुभ दिन पर वो पल्लवी से इस तरह बदला निकाल रही है। जहाँ पल्लवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन फिर भी वो अपनी भाभी की खुशी के लिए सब कुछ नजरअंदाज करके स्टेज पर बैठ जाती है। वहीं स्नेहा को अपनी गलती का एहसास होता है। वो बैंकेट के बाथरूम में जाती है और कहती है, मेरे पति से कोर्ट मैरिज हुई थी और मैं अपने कोई शौक पूरे नहीं कर पाई थी। सोचा था कि ननद की शादी में थोड़े शौक पूरे कर लूंगी। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि शायद मेरी इन सब हरकतों से ननद को बुरा लग रहा होगा और आज रिश्तेदार तरह तरह की बातें बना रहे थे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। स्नेहा अब अपना डबल दुपट्टा हटा देती है और अपने मेकअप को भी थोड़ा सा सिंपल कर लेती है और अपने जूड़े को खोलकर बालों को खुला कर लेती है। वो अभी भी बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन दुल्हन से थोड़ी अलग लग रही थी। थोड़ी देर में पल्लवी आती है। सब उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन एक अच्छे अंदाज में। अब थोड़ी ही देर में पल्लवी और रोहन के फेरे होते हैं। तभी पल्लवी स्नेहा और अपने भाई का हाथ पकड़कर कहती है, भाभी, जब ननद की शादी में दुल्हन बनी गई हो तो मेरे भाई के साथ फेरे भी ले लो। आप लोगों की कोर्ट मैरिज हुई थी, तब आप अपने कोई भी शौक पूरे नहीं कर पाई। एक लड़की होने के नाते मैं जानती हूँ कि आप क्या महसूस कर रही होंगी, और लोगों का तो काम ही वो बोलना होता है, उन्हें बोलने दीजिए। पल्लवी ये बोलकर फिर से अपनी भाभी के सिर पर दुपट्टा सेट करती है और उसके बाद शादी के मंडप पर ही पल्लवी अपने भाई राहुल और स्नेहा की शादी करवा देती है। ये सब कुछ देखकर माया को भी बहुत खुशी होती है। वो अपने बेटे, बहू और दामाद और बेटी को आशीर्वाद देते हुए कहती है, दुनिया का तो काम बोलना होता है, बस हमारे परिवार के लोगों के बीच ऐसे ही प्यार बना रहे तो मुझे इससे ज्यादा भगवान से कुछ नहीं चाहिए। अब ऐसा ही होता है। पल्लवी विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है, जिसके बाद वो अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। वहीं स्नेहा